एक विवाहित कपल के माँ और पिता बनने की टूटती आस, बूढ़े माता पिता का अपने नाती और पोतों की किलकारी सुनने की टूटती हुई आस, अपने वंश को आगे बढ़ाने में आ रही बाधा और पारिवारिक और सामाजिक निराशा का नाम है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन, यानी कि बच्चे ना हो पाना। ये आज के समाज में एक बढ़ती हुई समस्या है, एक बढ़ती हुई कंडीशन है। आंकड़ों के मुताबिक लगभग 10 से 15% कपल चाहते हुए भी बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं। ये समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। कुछ समय पहले ऐसा नहीं था। इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरह की होती है। आज के इस वीडियो में हम जानना चाहेंगे कि इस समस्या के क्या कारण हैं, क्या सामाजिक प्रभाव हैं, इसे कैसे दूर किया जा सकता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, और अगर ये समस्या हो गई है तो इलाज के रूप में आप क्या कर सकते हैं। आइए एक एक करके इन विषयों को लेते हैं। मैं डॉक्टर A.K. लाडूना आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार। बच्चे पैदा होना या बच्चे पैदा करना, यह एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता तो है, क्योंकि वो व्यक्ति, खास करके वो महिला जो अभी माँ नहीं बन पाई है, उसका आत्मविश्वास बहुत कम हो जाता है। वो निराश हो जाती हैं, वो एंजाइटी और स्ट्रेस में रहने लगती हैं। सामाजिक रूप से भी उसको कुछ झेलना पड़ता है। एक वक्त था जब इस कारण से डाइवोर्स और वायलेंस का सामना भी बेटियों को करना पड़ता था। वक्त बदला है, लेकिन आवश्यकता नहीं बदली। बायोलॉजिकल लॉज के अकॉर्डिंग भी स्पीसीज का आगे बढ़ना हमारी सर्वाइवल का मैकेनिज्म है। हम अपने बच्चों के रूप में अपने DNA को जिंदा रखते हैं। हर जीव बच्चे पैदा करता है, करना चाहता है। आइए एक एक करके इसके कारणों के ऊपर चर्चा करें कि आखिर इनफर्टिलिटी की वजह क्या है, क्यों ये इनफर्टिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। एक साधारण आंसर बच्चों की शादी की उम्र का अधिक हो जाना, उनके लाइफ स्टाइल, उनके रहन सहन, उनकी प्राथमिकताएं बदल जाना है। आज आपको 25-30 साल से कम उम्र के कपल देखने को नहीं मिलेंगे, जबकि 20 से 25 साल की उम्र फर्टिलिटी के लिए सबसे अच्छी उम्र होती है। आज बच्चों की शादी की उम्र बढ़ गई है और बढ़ने के साथ साथ वो लोग बहुत ही मानसिक तनाव में रहते हैं। मेंटल स्ट्रेस उनको रहता है। उनका ज़्यादा ध्यान अपनी कैरियर पे होता है और उस कैरियर और स्ट्रेस की वजह से अल्प आयु में ही वो बहुत सारी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। हाइपोथायराइडिज्म, डायबिटीज़, मोटापा, ओबेसिटी, नींद की समस्याएं, नशे की लत, अल्कोहल, स्मोकिंग और न जाने कौन कौन से नशे आज की युवा पीढ़ी कर रही है, जो कि इनफर्टिलिटी की बहुत बड़ी वजह बन रही है। इनफर्टिलिटी के लिए आमतौर पे महिला को दोषी माना जाता था। वक्त बदला है, समझ बदली है, लेकिन अभी भी बहुत पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो इस विषय के लिए केवल महिला को ही आगे करते हैं कि इनका इलाज करो। मैं कभी भी महिला का इलाज पहले नहीं करता और आज की चर्चा में भी मैं वुमेन के कॉजेज़ को पहले नहीं, मैं मेन साइड के कॉजेज़ को पहले एड्रेस करने वाला हूँ।
मैन यानी कि पुरुषों की जो समस्या है कि उन्हें क्या हुआ जो कि इनफर्टिलिटी हुई। किसी भी कारण से स्पर्म की क्वांटिटी या क्वालिटी डिस्टर्ब हो जाना इसकी वजह होती है। क्वांटिटी मीन्स स्पर्म्स का कम हो जाना, क्वालिटी मीन्स स्पर्म का एबनॉर्मल फॉर्म में हो जाना इसकी वजह है। पुरानी चोट हो, वेरिकोसील हो, हार्मोन्स के इशू हो, टेस्टोस्टेरोन की कमी हो, या कोई भी पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, डायबिटीज़, ये सब वजह होती है मेल साइड की इनफर्टिलिटी की। इंजरी या इन्फेक्शन की वजह से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहीं भी अगर ब्लॉकेज आ जाती है, ये एक कारण हो जाता है मेल इनफर्टिलिटी का। बहुत सारे मेल अत्यधिक रेडिएशन के इन्वायरमेंट में या वो हीट के इन्वायरमेंट में कोई काम या प्रोफेशन करते हैं, वो इनफर्टिलिटी की एक अन्य वजह बन जाती है। कैंसर के पेशेंट्स, अगर उन्हें पहले किसी उम्र में कैंसर हो गया है और वो कैंसर सर्वाइवल हैं, कैंसर के इलाज के बाद इनफर्टिलिटी होना लगभग निश्चित होता है। अब हम बात करते हैं फीमेल साइड। फीमेल इनफर्टिलिटी की जो वजह है उनमें हार्मोनल कॉज, अर्थात उन माताओं के या उन गर्ल्स के शरीर में पीसीओडी का होना, पीसीओएस का होना, ये मुख्य कारण है। पीरियड्स की अनियमितता, कम होना, ज़्यादा होना, लेट होना, ये सब हार्मोन्स की डिस्टर्बेंसेस की वजह से होता है। ऑफ कोर्स हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, पिट्यूटरी ग्लैंड की समस्याएं, ये सारी समस्याएं मेल की ही तरह फीमेल को भी प्रभावित करती हैं। ओबेसिटी, मोटापा, आजकल अमंग द गर्ल्स ओबेसिटी एक बहुत बड़ी वजह है इनफर्टिलिटी की। क्रोनिक इन्फेक्शन यूट्रस का हो, ओवरी का हो, फिलोपियन ट्यूब्स का हो, ये बहुत ही बड़ी वजह है फीमेल इनफर्टिलिटी की। फिलोपियन ट्यूब में इन्फेक्शन की वजह से ट्यूब्स में ब्लॉकेज आ जाती है, ये कारण बनता है इनफर्टिलिटी का। यूट्रस में क्रोनिक इन्फेक्शन की वजह से एंडोमेट्राइटिस हो गया और इसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो जाती है। ट्यूबरकुलोसिस एक बहुत ही बड़ा कारण है जो सामान्यतः मालूम ही नहीं चलता। फिलोपियन ट्यूब की ट्यूबरकुलोसिस, यूट्रस की ट्यूबरकुलोसिस, ये इनफर्टिलिटी की बहुत बड़ी वजह है। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, पीआईडी जिसे कह देते हैं, वो भी इनफर्टिलिटी की एक वजह है। सिंपल यीस्ट और फंगल इन्फेक्शन, ये भी इनफर्टिलिटी कॉज करते हैं। एंडोमेट्रियोसिस एक बहुत बड़ी समस्या बन के उभर रही है, ये इनफर्टिलिटी की बहुत ही बड़ी वजह है। एसटीडीज, गोनोरिया, सिफिलिस, एचआईवी, ये हो जाने से भी इनफर्टिलिटी होना लगभग निश्चित ही है। यूट्रस में फाइब्रॉइड हो जाना या कॉन्जेनिटली यूट्रस का फुल्ली डेवलप ना होना, इन्फेंटाइल यूट्रस होना या सेप्टेड यूट्रस होना भी इनफर्टिलिटी की वजह होता है। पेट के नीचे वाले हिस्से को पेल्विस कहते हैं और पेल्विक रीजन में अगर कोई दूसरी भी सर्जरी हुई है, चाहे वो अपेंडिक्स हो उसकी सर्जरी या यूट्रस से रिलेटेड कुछ और सर्जरीज हुई हो, कुछ लोगों को तो फाइब्रॉइड की भी सर्जरी करानी पड़ जाती है आजकल की कम उम्र में भी, और भी कोई अगर इन्फेक्शन लंबा टाइम तक रह गया हो पेल्विस में तो एडिजेंस हो जाते हैं और ये एडिजेंस उनके इनफर्टिलिटी की वजह बन जाता है। आजकल छोटी उम्र में फाइब्रॉइड भी होने लगा है। जो फाइब्रॉइड कभी 40-50 साल की एज में होता था, आजकल 20-22-25-30 साल की उम्र में भी गर्ल्स को फाइब्रॉइड होने लगा है यूट्रस में, जो कि इनफर्टिलिटी की बहुत बड़ी वजह बन के उभर रहा है। नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले फीमेल में RH फैक्टर की इनकैपेबिलिटी की वजह से भी नेक्स्ट प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है। RH फैक्टर का नेगेटिव होना
ब्लड के अंदर कुछ परमानेंट चेंजेस कर देता है जो कि इनफर्टिलिटी की वजह बन जाता है। आजकल मेनोपॉज जल्दी होने लगा है। बहुत बार महिलाओं को 35 के आसपास 40 से पहले ही मेनोपॉज हो जाता है। तो अर्ली मेनोपॉज हो सकता है, कभी कभी तो हार्मोन विड्रॉवल हो गए, प्रेगनेंसी होगी ही कैसे। जिन गर्ल्स को अर्ली एज में कैंसर हो जाए, कैंसर का ट्रीटमेंट लेना पड़ जाए, उसके दुष्प्रभाव के रूप में इनफर्टिलिटी होना लगभग निश्चित ही होता है। जिनको पहले अबॉर्शन हो गया हो, सेकंड प्रेगनेंसी में अबॉर्शन के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। ये भी एक इनफर्टिलिटी की वजह बन जाता है। और भी बहुत सारे छोटे मोटे इन्फेक्शन है, टॉक्सोप्लाज्मा है, ट्यूबरकुलोसिस है यूट्रस की, इवन सिफिलिस है, सिस्टमिक जो डिजीज़ हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हैं, SLE हैं, बहुत सारे छोटे बड़े इन्फेक्शंस इनफर्टिलिटी की वजह होते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखने में आया है कि कोई भी कारण नहीं है, तब भी इनफर्टिलिटी होती है। इनफर्टिलिटी के बचाव के लिए कुछ सामान्य बातें हैं जिसका ध्यान रखना आपके लिए बहुत आवश्यक है। इन सब में सबसे पहला तो यही है कि शादी की उम्र एक एप्रोप्रिएट एज होनी चाहिए। 21 से लेकर 25 साल की उम्र में फर्टिलिटी बहुत अच्छी होती है। इस एज में मैरिज करनी चाहिए। अपना कैरियर, अपनी पढ़ाई या बाकी सब जो चीज़ें हैं उनको जीवन में साथ साथ क्यों नहीं लेके चला जा सकता। अपने वेट को मैनेज रखें, ओबेसिटी आपको कंट्रोल करनी है, अपने सोने उठने खाने पीने का टाइम सही रखो, गुड न्यूट्रिशियस डाइट लो, अपने काम के घंटे, अपने आराम के घंटे, इनमें बैलेंस बना के चलो, अपने स्ट्रेस को डे फर्स्ट से मैनेज करके चलो। बहुत अधिक स्ट्रेसफुल लाइफ नहीं होनी चाहिए। एडिक्शन से बचें, चाहे स्मोकिंग हो, अल्कोहल हो और न जाने क्या क्या नशे आजकल युवा पीढ़ी कर रही है, इन सब से बच के रहना ही चाहिए। अगर आप प्रेगनेंसी चाह रहे हैं, नहीं हो पा रही है, तो संकोच ना करें। समस्या है वहाँ समाधान भी है। मेल साइड में जहाँ हार्मोनल इशू का इलाज होता है, वेरिकोसील है, उसका भी इलाज होता है। और भी अगर कोई भी समस्या है उसका एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट है। ऐसा ही फीमेल के केसेस के अंदर जो हार्मोनल इश्यूज हैं, PCOD है, PCOS है, इनका अच्छे से इलाज होता है। हाइपोथायराइडिज्म, डायबिटीज, इन सब का इलाज होता है। शुरू में तो बिना इलाज के भी आप केवल लाइफस्टाइल में चेंज करके इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर रोग ज़्यादा है, ज़्यादा समय से है, तो आप इलाज ले लो। आप इलाज नहीं लेकर के और संकोच करके समस्या को और गंभीर भी बना रहे हो, और जितना लेट होते जाओगे उतना समस्या बड़ी होती जाएगी, क्योंकि उसके साथ में स्ट्रेस एड ऑन होता जाएगा। आपको परफॉर्म करने की एंग्जाइटी हो जाएगी, ये नहीं हो पा रहा है, ये एंग्जाइटी आपके रोग को बढ़ा देगी। एलोपैथिक सिस्टम में जहाँ पे हम देखते हैं कि हार्मोनल थेरेपीज दी जाती हैं दोनों कपल्स को, और आजकल IVF का चलन बहुत चला हुआ है। थोड़ा समस्या हुई नहीं और डॉक्टर कहते हैं कि आप तो इस मोड पे आ जाओ, IVF करो। देखो क्या है, ये उनके लिए एक प्रोफेशन है। ठीक है, कहीं बहुत ज़रूरी है, वहाँ ज़रूरत होगी, लेकिन आपको बाकी सारे जो विकल्प हैं उन्हें आजमा करके ही आगे बढ़ना है। ये बहुत बड़ी और ना ठीक हो सकने वाली समस्या नहीं है। चाहिए तो धीरज से मन को शांत रखते हुए पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में होम्योपैथी और लाइफस्टाइल को आप अपनाएं और अपनी इस समस्या को दूर करें। इसको सामाजिक या एक पर्सनल स्टिग्मा के रूप में ना लें, एक धब्बा ना समझें। ये एक समस्या है जिसका समाधान संभव है। जैसा कि आप जानते हैं, ये एक इतना बड़ा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर घंटों बात की जा सकती है, और हर एक छोटी समस्या के ऊपर विस्तार से उसके कारण और इलाज के बारे में बात की जा सकती है। इस वीडियो में हम सारी समस्या को डिटेल से नहीं ले सकते। एक इंट्रोडक्शन है, एक आरंभिक समझ है जो मैं चाहता हूं कि आपके अंदर विकसित हो जाए और आप अपनी इस समस्या से निजात पाएं।
चाहे होम्योपैथी हो, एलोपैथी हो, कोई भी हो, इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के रूप में ट्रीटमेंट ऑफ कॉज है। तो कॉज जब पता चलेगा तभी तो इलाज होगा। आप अनुभवी चिकित्सक के पास जाएं और अपनी समस्या को विस्तार से बताएं, इन्वेस्टिगेशंस करवाएं, और इन्वेस्टिगेशंस के बाद में जब प्रॉब्लम डायग्नोस हो जाएगी तो ट्रीटमेंट के रास्ते खुल जाते हैं। होम्योपैथिक इलाज से फैलोपियन ट्यूब के ब्लॉकेज, पुराने इन्फेक्शंस, हार्मोन के इश्यूज, पीसीओडी, पीसीओएस, हाइपोथायराइडिज्म, ओबेसिटी और सारी की सारी जो भी कारण है आइदर मेल साइड और फीमेल साइड, सबका समाधान है। हमारे अनेकों ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके परिवार में होम्योपैथिक इलाज के बाद में किलकारियाँ गूंजी है और ये खुशियाँ उन्हें प्राप्त हुई है। होम्योपैथिक मेडिसिन्स, जैसा कि आप जानते हैं, इस तरह की कंडीशंस में कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दी जाती है। कंप्लीट हिस्ट्री लेकर के, पेशेंट की प्रकृति को देख के, उसके अंदर कोई जो कॉज है, डिजीज है, उसको देख करके, उनकी मेंटल कंडीशन को देख करके ट्रीटमेंट दिया जाता है, दवाई का चुनाव किया जाता है। जो दवाइयाँ हम कॉमनली यूज़ करते हैं, मैं आपको उनके बारे में बता रहा हूँ। आप डॉक्टर की राय से इनमें से कोई भी दवाई ले सकते हैं। ये दवाइयाँ हैं पल्साटिला, कैलकेरिया कार्ब, सीपिया, नेट्रम्यूर, सल्फर, मेडोराइनम, सिफलिनम, नेट्रम कार्ब, लाइकोपोडियम और न जाने कितनी भी और दवाइयाँ भी हैं। तो मैंने बताया कि रोग का इलाज है और व्यक्ति का इलाज है, ये दोनों चीज़ों को कंबाइन करके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दिया जाता है और बहुत शानदार रिजल्ट है, बहुत अच्छे रिजल्ट है। एलोपैथिक में जहाँ हार्मोनल ट्रीटमेंट दिया जाता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनको प्रेगनेंसी में भी इश्यूज आते हैं, उनको प्रेगनेंसी के बाद में जो बेबी है उसके अंदर भी इश्यूज आते हैं, उनकी हेल्थ की इश्यूज आते हैं। नेचुरल वे और होम्योपैथिक वे दोनों ही जो तरीके हैं वो इनफर्टिलिटी के लिए बहुत ही कारगर हैं, बहुत ही अच्छे हैं। आपकी समस्याएं ठीक हों, आपके घर में, आपके परिवार में बच्चों की खुशियां आए, आप खुश रहें, आप निरोग रहें, आप सदा सुखी रहें, इन्हीं कामनाओं के साथ मैं डॉक्टर ए के लाडूना आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।